जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3537 से 3539। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन ने स्वाभाविक रूप से दो दानव सम्राटों को देखा। हालांकि वह इस समय उनसे परेशान नहीं हो सकता था। उसने तुरंत मार्शल युग के क्षेत्र में कदम रखा। वास्तविक अराजकता से गुजरने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका अपना युग एक साम्राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण था। यदि कोई यह कहे कि प्रारंभिक अराजकता में कोई शौकीन नहीं थे, तो अपने ही युग में स्वर्गीय दाओ घुटन वह सभी प्रकार के शौकीनों को मात देने में सक्षम होगा, खासकर जब दुश्मन आक्रमण कर रहे हो। लेकिन किसी और के जमाने में तो कोई दब जाएगा। ये बिल्कुल अलग था। मार्शल युग में लौटने के बाद ये जिवेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी मां के आलिंगन में लौट आया हो। ये जिवेन की रफ्तार बहुत तेज थी। बस एक पल में वह पहले ही सन सिटी लौट आया था। हालांकि वह अराजकता में दिशा नहीं बता सका, लेकिन उसने पहले ही सन सिटी में अपनी छाप छोड़ दी थी। जब तक वह निशान का पालन करेगा, वह निश्चित रूप से गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। प्राइमल कैस में चलने वाले कई चरमदाव पावरहाउस ने एक नक्शा बनाने के लिए इन निर्देशांक पर भरोसा किया जो उनका था। इस तरह वे खो नहीं जाएंगे। जब वह सन सिटी लौटा तो सन सिटी अब ऐसा नहीं लग रहा था मानो वह किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा हो। जाहिर है, स्कारलेट सर्प दानव का आक्रमण समाप्त हो गया था। हालांकि ये जिवेन को पहले से ही महसूस हो रहा था कि सन सिटी में कई अधिक शक्तिशाली आभाएं थी। जब वह चला गया तब की तुलना में उनकी संख्या कहीं अधिक थी। मध्यम स्वर्गीय गुरु वापस आ गए हैं। ये जिवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसी स्थिति का एकमात्र कारण मध्य स्वर्गीय मास्टर्स की वापसी थी। समय को देखते हुए ये वास्तव में मध्य स्वर्गीय मास्टर्स के लिए फॉर्चून गॉड राजवंश से युद्ध के मैदान में लौटने का समय था। इतने सारे विशेषज्ञ यहाँ एकत्र होने के कारण उन्हें ऐसा व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी मानो वे किसी बड़े शत्रु का सामना कर रहे हो। स्कारलेट सरपेंट दानव आदरणीय जैसे गुप्त हमले की तो बात ही छोड़िए, भले ही राक्षसी पथ युग ने बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया हो, केवल मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। उनके पास बढ़त हासिल करने का कोई रास्ता नहीं था। ये जिवेन ने तुरंत सन सिटी में प्रवेश किया। वह छिपता नहीं था, इसलिए जैसे ही उसने सन सिटी में प्रवेश किया, उसे पहले से ही सेलेस्टियल मास्टर्स द्वारा जान लिया गया था। वुजून, कृपया आओ। ये जिवेन अभी तक मानव जाति के शिविर में वापस नहीं लौटा था जब उसने मध्य स्वर्गीय मास्टर की गहरी आवाज सुनी। ये जिवेन ने घूमकर आवाज की दिशा का अनुसरण किया। वह सन सिटी की गहराई में सेलेस्टियल मास्टर्स कन्वेंशन के आयोजन स्थल पर पहुंचे। इस समय सन सिटी के सभी दिव्य गुरु यहाँ एकत्र हुए थे और कुछ चर्चा करते प्रतीत हो रहे थे। सबसे ऊपर मध्य साम्राज्य, पश्चिमी साम्राज्य, उत्तरी साम्राज्य, दक्षिणी साम्राज्य, स्पेसटाइम साम्राज्य और सन सिटी लॉर्ड बैठे थे। अन्य सिटी लॉर्ड्स बिल्कुल नहीं आए थे। मून सिटी के साथ जो हुआ था उसे दोबारा होने से रोकने के लिए वे सभी अपने देव शहरों की रक्षा कर रहे थे। जब ये जिवेन अंदर आई तो सबकी नजर अचानक उस पर पड़ी। साथी वुजून, यह अच्छा है कि आप ठीक हैं। मैंने सुना है कि आपने उनका पीछा किया था, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं थी। मुझे डर था कि आपके साथ कुछ हो गया है। सबसे पहले बोलने वाले वो एल्डर थे। ये जिवेन के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। दरअसल उनके रिश्ते सहयोगियों से भी बेहतर थे। इसलिए ये जिवेन को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। हालांकि हर कोई ये जिवेन की सुरक्षित और स्वस्थ वापसी से खुश नहीं था। कुछ आभामंडल ऐसे भी थे जो स्पष्ट रूप से बहुत खुश नहीं थे। हालांकि ये लोग ये शिवेन के लिए जोकरों से ज्यादा कुछ नहीं थे, इसलिए उन्हें उनकी परवाह भी नहीं थी। मैंने सभी को इतने लंबे समय तक अपने लिए इंतजार करने दिया। ये वास्तव में मेरे प्रति अशिष्टता है। ये जिवेन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दिल खोलकर हंसे। ये ठीक है वुजून, मैंने सुना
है कि आपने टोन जून का पीछा किया था। नतीजा क्या हुआ, उसे नहीं पता था कि उसके बाद क्या हुआ था। वह केवल इतना जानता था कि येज़िविन ने टोन जून का पीछा किया था। हालांकि उसके बाद वह गायब हो गया था। मैंने उसे मार दिया, येज़िविन ने बेहोश होकर कहा, जैसे वह किसी महत्वहीन बात के बारे में बात कर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वह नाश्ता करने की बात कर रहा हो। अभिमानी, ये शब्द कई स्वर्गीय आदरणीयों के मन में प्रकट हुआ। हालांकि वे नहीं जानते थे कि कांस्य पदक विजेता को मारना येज़िविन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने 7वें क्षेत्र के दानव आदरणीय लुओहो को भी मार डाला था। तो मात्र कांस्य आदरणीय का इससे कोई लेना देना नहीं था उसे। एन मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने सिर हिलाते हुए कहा, सौभाग्य से तुमने उसे मार डाला, अन्यथा मैं खुद उसे मार डालता। उसने वास्तव में मून सिटी लॉर्ड को भागने दिया। लानत है, मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने अपनी आंखों में भयावह दृष्टि डालते हुए कहा। उसने मून सिटी लॉर्ड को चकमा दे दिया था। उसके लिए मून सिटी लॉर्ड को सील करना आसान नहीं था। अंत में मून सिटी लॉर्ड को किसी और ने बचा लिया। क्या यह एक बाघ को वापस पहाड़ों में छोड़ना नहीं था? क्या कोई और मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं था? एक बार मून सिटी लॉर्ड जैसा अत्याचारी अस्तित्व बच गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। अगली बार उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, विशेष रूप से चूंकि वह शैतान युग में चला गया था। ये शैतान युग के समान था, जैसे कि एक बाघ जिसके पंख उगाए हो। यहाँ तक कि फॉर्चून गॉड राजवंश में भी इस स्तर के कई विशेषज्ञ नहीं थे और उन्हें रणनीतिक प्रतिरोध वाली प्रतिभाओं के रूप में माना जा सकता था। लेकिन इस तरह का व्यक्ति वास्तव में भागने में सफल रहा था। इस समय हुआंग शियाओलोंग को पहले से ही अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने मून सिटी के कैस्टेलन को मौके पर ही मार डाला होता। उस समय हालांकि मून सिटी लॉर्ड ने एक बड़ी गलती की थी, लेकिन बात इतनी बड़ी नहीं थी कि उसे मारना पड़े। ये केवल एक मुहर थी। उसे अन्य सिटी लॉर्ड्स के चेहरों को ध्यान में रखना था। खासकर अगर उसने सिटी लॉर्ड को इतनी आसानी से मार डाला तो उसी स्तर के अन्य विशेषज्ञों को उसके लिए खेद महसूस होगा। हालांकि इसका इतना गंभीर परिणाम हुआ, यह अकल्पनीय था। उसके बगल में री सिटी लॉर्ड का चेहरा थोड़ा बदसूरत था, क्योंकि मून सिटी लॉर्ड को उसकी नाक के ठीक नीचे बचाया गया था। यद्यपि राक्षसी युग के एक रणनीतिक विशेषज्ञ क्रिम्सन दानव आदरणीय को भेजा गया था, यह एक निर्विवाद तथ्य था कि मून सिटी लॉर्ड को उसकी नाक के नीचे बचाया गया था। वह इस समय अच्छा कैसे दिख सकता है? उस समय वह शहर का एकमात्र प्रभारी व्यक्ति था। अंत में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह स्वाभाविक रूप से जिम्मेदार था। वू जून, मैं पूछना चाहूंगा, आप लॉर्ड टोन का पीछा करने के बाद आज ही क्यों लौटे? सहसा किसी ने मुंह खोला। येज़िविन ने नजर घुमाए और देखा कि यह लगभग 30 के दशक का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह विलासितापूर्ण वस्त्र पहने हुए था। उसकी हरी आंखें पन्ना जैसी थी। उसके पास वास्तव में 7वें दायरे की ताकत थी, जो दानव लॉर्ड लुओहो से कम नहीं थी। बेशक वह मुख्य निकाय था, जबकि दानव भगवान लुओहो सिर्फ एक अवतार था। आप कौन हैं? मुझसे सवाल करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? येज़िविन ने अपनी भौहें उठाई और पूछा। मैं तियान चेंग की सर्वोच्च हड्डी हूँ, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। मैं यहाँ स्वर्ग नगरी भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हूँ। जहाँ तक मुझे पता है आपने काफी देर तक उसका पीछा किया। आप इतने लंबे समय के बाद क्यों लौटे? इसका रहस्य क्या है? अधेड़ उम्र के सुप्रीम बोन के शब्द शत्रुता से भरे हुए थे। वह उन लोगों में से एक था जिनके प्रति येज़िविन ने शत्रुता महसूस की थी। मैंने उसका पीछा करने में कितनी देर लगाई, इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे सवाल करने वाले कौन हो? येज़िविन ने व्यंग्य किया। सुप्रीम बोन ने स्पष्ट रूप से ये उम्मीद नहीं की थी कि येज़िविन इतना अहंकारी और अनियंत्रित होगा। उसने उससे बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं डाला और सीधे कहा कि वह उससे सवाल करने के योग्य नहीं है। वास्तव में वहां फॉर्चून गॉड राजवंश के बहुत सारे वास्तविक शासक मौजूद थे और वह उनसे सवाल करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था।
हालांकि वह फिर भी गुस्से में बोलने से खुद को नहीं रोक सका। इसी समय वॉरलॉर्ड के शब्द येज़ेबेल के कानों में पड़े। साथ ही हुजूर, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि सुप्रीम बोन आपको इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि वह टोन जून का सबसे अच्छा दोस्त है। 10 दिव्य शहरों में हर कोई इस बारे में जानता है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मार डाला है टोन जून की। वह मदद नहीं कर सका लेकिन बोले। वॉरलॉर्ड का स्पष्टीकरण सुनने के बाद येज़ेबेल तुरंत समझ गए कि सुप्रीम बोन क्या करने की कोशिश कर रहा था। ये पता चला कि यह लॉर्ड टोन से संबंधित था। लॉर्ड टोन ने फॉर्च्यून गॉड राजवंश को धोखा देने से पहले 10 महान दिव्य शहरों में कई सबसे अच्छे दोस्त भी बनाए थे। अब हालांकि उसने फॉर्च्यून गॉड राजवंश को धोखा दिया था, लेकिन येज़ेबेल की हत्या से अभी भी बहुत से लोग दुखी होंगे। येज़ेबेल ने सीनियर बोन की ओर देखते हुए व्यंग्य किया और कहा, सीनियर बोन, मुझे नहीं पता कि यह सवाल पूछकर आपके इरादे क्या है। जहां तक मुझे पता है, ऐसा लगता है कि आपका उस सीनियर कॉपर के साथ घनिष्ठ संबंध है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस गद्दार की मदद करना चाहते हो? येज़ेबेल के शब्दों ने तुरंत कई दिव्य गुरुओं का ध्यान आकर्षित किया। इस समय उन्हें ये भी समझ आया कि सुप्रीम बोन ने आगे क्यों कदम बढ़ाया था। हालांकि सुप्रीम बोन ने कहा था कि वह येज़ेबेल से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन हर किसी के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि वह क्या सोच रहे थे। कई लोगों ने लॉर्ड टोन और सुप्रीम बोन की दोस्ती के बारे में भी सुना था, इसलिए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। बकवास, मुझे बदनाम मत करो। मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने इतना समय क्यों लगाया। जहाँ तक मुझे पता है, ऐसा लगता है कि कई लोगों ने देखा कि तुमने लॉर्ड टोन को मारने में ज्यादा समय नहीं लगाया। सुप्रीम बोन ने तुरंत खुद को इससे दूर कर लिया। येज़ेबेल, लॉर्ड टोन के साथ उनके संबंध कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वे इतना बड़ा आरोप सहन नहीं कर सके। ये तो पद की बात थी, किसी की भी गलती करने की हिम्मत नहीं हुई, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। यदि यह मून सिटी लॉर्ड के भागने से संबंधित था तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। यहाँ तक कि स्काई सिटी लॉर्ड भी उसकी रक्षा नहीं कर सके। क्या मैंने कितना समय बिताया इसका आपसे कोई लेना देना है? येज़ेबेल ने उपहास करते हुए कहा, तथाकथित कई लोग, कितने लोग हैं? लेकिन इसे भूल जाओ, क्योंकि आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे वापस आने में इतना समय क्यों लगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मून सिटी लॉर्ड द्वारा हमला किया गया था। जैसे ही येज़ेबेल की आवाज गिरी, फुसफुसाहट की आवाज गूंज उठी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मून सिटी लॉर्ड था। मून सिटी लॉर्ड को एक मध्य स्वर्गीय आदरणीय द्वारा आसानी से हटा दिया गया था। हालांकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसने मध्य स्वर्गीय आदरणीय को और भी अधिक भयावह बना दिया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि मून सिटी लॉर्ड से निपटना आसान था। इस समय हर कोई आखिरकार समझ गया कि येज़ेबेल इतने लंबे समय के लिए क्यों चला गया था। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। सभी को अचानक यह एहसास हुआ, यदि उस पर मून सिटी लॉर्ड द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था तो सब कुछ समझ में आता है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मून सिटी लॉर्ड था। मून सिटी लॉर्ड की ताकत को देखते हुए येज़ेबेल को लौटने में इतना समय लगना सामान्य था। यहाँ तक कि येज़ेबेल का सफलतापूर्वक भागने में सक्षम होना भी अपने आप में एक बहुत ही भाग्यशाली बात थी। ये सुनकर मध्य स्वर्गीय मास्टर और अन्य लोग पहले तो घबरा गए, लेकिन तुरंत शांत हो गए। जाहिर है वे इस बारे में भी बहुत स्पष्ट थे कि मून सिटी लॉर्ड किस तरह के भयानक अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। यदि साधारण स्वर्गीय गुरुओं को 9वें क्षेत्र के ऊपर किसी अस्तित्व का सामना करना पड़ा तो वे आसानी से मर जाएंगे। ये पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक था कि येज़ेबेल बचकर स्वर्ग में चढ़ सका। अगर आप झूठ बोलना भी चाहते हैं तो ये बहुत नकली है। अपनी ताकत के साथ आप वास्तव में मून सिटी लॉर्ड का सामना करने के बाद जीवित रह सकते हैं। मुझे इस पर विश्वास नहीं है।
सुप्रीम बोन ने व्यंग्य के साथ कहा। जब कई लोगों ने सुप्रीम बोन की बातें सुनी तो वे कुछ हद तक संदिग्ध दिखने से खुद को नहीं रोक सके। हाँ, ये ज़िवेन पर मून सिटी लॉर्ड द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था, लेकिन वह सुरक्षित लौट आया। ये मामला ही थोड़ा अजीब था। ये ज़िवेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, सर्वोच्च हटी, क्या आपको लगता है कि दूसरे भी आपके जितने बेकार हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बेकार हैं? सिर्फ इसलिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे ऐसा नहीं कर सकते। दूसरों को अपने हिसाब से आंकना मानको, आप केवल इस स्तर पर हैं। अभिमानी। सुप्रीम बोन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जब उसने ये ज़िवेन की ओर फिर से देखा, तो उसकी अभिव्यक्ति उग्रता से भरी थी। अब तक जो गुस्सा उसके मन में दबा हुआ था, वह सब एक साथ फूट पड़ा। यदि आपके मन में कोई असंतोष है, तो सीधे मेरे पास आए। यहाँ अजीब बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक बेकार व्यक्ति हमेशा एक बेकार व्यक्ति होगा। आप केवल इस स्तर पर हैं। ये ज़िवेन ने बस सुप्रीम बोन पर व्यंग्य किया और कहा, ये देखकर कि दो स्वर्गीय स्वामी लगभग एक महान युद्ध में शामिल होने के कगार पर थे, स्वर्गीय स्वामी के पीछे के सम्राट चिंतित होने लगे। भले ही वे जानते थे कि ऐसी परिस्थितियों में वे मूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन उस दृश्य की कल्पना करना बेहद भयावह था। चुप रहो, तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये देखते हुए कि मून सिटी का अभियान आसन है, क्या तुम दोनों एक दूसरे से लड़ने जा रहे हो? क्या तुम राक्षसी दाओ युग के लोगों को हम पर हंसने देना चाहते हो? मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने अंततः अपने सिंहासन के आर्मरेस्ट पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया। अचानक सब स्वर्गीय भक्तगण शांत हो गए। हालांकि मध्य स्वर्गीय पूज्य थोड़े समय के लिए ही अपने पद पर रहे थे, उन्होंने पहले ही अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली थी। आखिरकार वो कई वर्षों तक पूर्वी स्वर्गीय पूज्य रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसका सामना न कर सके। मध्य दिव्य गुरु को रिपोर्ट करते हुए, ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ बहस करना चाहता हूँ। वह इतने लंबे समय के लिए बेवजह गायब हो गए, और अब जब वह वापस आ गए हैं, तो वे कहते हैं कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड ने उन पर घात लगाकर हमला किया था। मैं ये बता सकता हूँ वह बकवास कर रहा है। उसे देखो, वह ऐसा नहीं लग रहा है कि वह किसी बड़ी लड़ाई से गुजरा है। ये बहुत संदेहास्पद है कि वह इस समय वापस भाग रहा है। शायद वह पहले से ही शैतान युग के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया है और अपना दिमाग खो चुका है। एक उच्चारण। सुप्रीम बोन ने उग्रता से कहा। उसकी निगाहें ये ज़िवेन पर टिक गईं। कई दिव्य गुरुओं ने ठंडी हवा का झोंका लिया। ये ज़िवेन के कारण नहीं, बल्कि सुप्रीम बोन के कारण था। उसकी बातों में आरोप और अधिक निर्मम होता जा रहा था। यदि इसका एहसास हुआ तो ये भयानक होगा। संभवतः दोनों पक्षों के बीच गहरी नफरत होगी। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए ये ज़िवेन ने केवल उपहास किया और खंडन नहीं किया। उसकी आंखों में उपहास का भाव भी था, मानो वह किसी जोकर को देख रहा हो। सुप्रीम बोन द्वारा इस तरह के गंभीर आरोप के सामने मध्य स्वर्गीय आदरणीय भी प्रतिबद्ध नहीं थे। यदि ऐसा कहा जाता कि ये ज़िवेन मून सिटी के सिटी लॉर्ड के साथ मिलीभगत करेगा, तो उसे तो छोड़ ही दे, यहाँ तक कि सभी दिव्य गुरु भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इससे पहले ये ज़िवेन और मून सिटी के सिटी लॉर्ड के बीच इतना बड़ा संघर्ष हुआ था। मून सिटी के सिटी लॉर्ड का बेटा और उसके सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ सभी ये ज़िवेन के हाथों मारे गए थे। दोनों पक्षों के बीच नफरत समुद्र जितनी गहरी थी। वे आपस में कैसे मिले हुए हो सकते हैं? हालांकि सुप्रीम बोन ने जिस दूसरी बात का उल्लेख किया वह असंभव नहीं थी। शैतान युग के साधनों के साथ यह असंभव नहीं था। मुख्य समस्या ये थी कि ये ज़िवेन इतने लंबे समय से गायब था, और उसने कहा कि उसने मून सिटी के सिटी लॉर्ड का सामना किया था। चूंकि उसने मून सिटी के सिटी लॉर्ड का सामना किया था, तो वह बिना किसी नुकसान के कैसे लौट सकता था? ऐसा नहीं था कि उसने ये ज़िवेन को कम आंका था, लेकिन उसी स्तर के व्यक्ति के रूप में वह मून सिटी के सिटी लॉर्ड के साधनों के बारे में बहुत स्पष्ट था। हालांकि ये ज़िवेन उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, लेकिन उनके लिए साधारण सेलेस्टियल मास्टर्स से निपटना बहुत आसान था।
यह कोई समस्या ही नहीं थी। सबकी निगाहें ये ज़िवेन पर टिक गईं। वे उस समस्या के बारे में कैसे नहीं सोच सकते जिसके बारे में मध्य स्वर्गीय पूज्य ने सोचा था। अंत में ये ज़िवेन आहार पर थी। यदि ये ज़िवेन दुखी होकर लौटा होता, या यदि उसकी आत्मा का केवल एक अंश भी बच गया होता, तो ये बहुत सामान्य होता। किसी को संदेह नहीं होगा कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड का सामना करने के बाद भले ही उसकी आत्मा का एक निशान बच गया हो, ये बहुत भाग्यशाली होगा। हर कोई ये देखना चाहता था कि वह इस मामले को कैसे समझाएंगे। सबकी निगाहों के सामने ये ज़िवेन बस हल्की सी मुस्कुराए और बोली, क्या आपका काम हो गया? जब सुप्रीम बोन ने ये शिवेन को अपनी ओर देखते हुए देखा, तो उसने उसे घूरकर देखा और कहा, देखते हैं तुम कैसे बहस करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई स्मार्ट व्यक्ति नहीं है? सुप्रीम बोन को पता था कि बिना किसी सबूत के केवल इन मौखिक संदेहों के साथ ये ज़िवेन के साथ कुछ भी करना वास्तव में मुश्किल था। हालांकि उसके लिए ये ज़िवेन को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे केवल सभी के दिलों में संदेह के बीज बोने की जरूरत थी, और यही काफी होगा। कई बार कुछ चीजों के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। ये तब तक पर्याप्त होगा जब तक पर्याप्त संदेह है। जैसे ही उसने ये सोचा, उसका हृदय अतुलनीय रूप से प्रसन्न हुआ। जब से उसे पता चला कि उसके अच्छे दोस्त की ये ज़िवेन के हाथों मौत हो गई है, उसके दिल का गुस्सा काबू में नहीं आ रहा था। इसका शिविर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये जीवन और मृत्यु की दोस्ती थी। फॉर्चून गॉड राजवंश के कई दिव्य गुरु प्राचीन युग के दिव्य गुरु विशेषज्ञों के भी करीबी दोस्त बन सकते हैं। ये तथाकथित आपसी समझ थी। वक्रोक्ति। मुझे वक्रोक्ति करने की क्या जरूरत है? मैं मूल रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन जब से आप जोर दे रहे हैं, तो मैं इसे हर किसी से नहीं छिपाऊंगा। ये ज़िवेन ने धीरे से कहा, हर कोई जानता है कि मैंने पहले कॉपर जून को मार डाला। फिर मैं मून सिटी के सिटी लॉर्ड से मिला और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अंत में वह भाग गया। जहां तक बात है कि मैं इतने लंबे समय के बाद क्यों दिखाई दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। मैं हाल ही में ठीक हुआ हूँ। ये ज़िवेन के शब्दों ने आखिरकार कारण बना दिया भारी हंगामा। हर कोई पूरी तरह से सदमे में था, क्योंकि यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं था कि ये ज़िवेन मून सिटी लॉर्ड से भाग गया था, बल्कि उसने मून सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस समय सभी को अंततः याद आया कि ये ज़िवेन ने कभी नहीं कहा था कि वह मून सिटी लॉर्ड से भाग गया था। उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्होंने मून सिटी लॉर्ड के घात का सामना किया था। बात सिर्फ इतनी थी कि ये ज़िवेन के भागने के मामले में हर कोई अपने आप ही शामिल हो गया था। ये सबसे संभावित परिणाम भी था जिसके बारे में वे सोच सकते थे। जहां तक ये ज़िवेन द्वारा मून सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल करने की बात है, ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। ये ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ तक कि सन सिटी लॉर्ड, दक्षिणी तियानेजुन और उत्तरी तियानेजुन ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे पर्याप्त कीमत चुकाए बिना मून सिटी लॉर्ड को आसानी से घायल कर सकते हैं। बेशक जब ये ज़िवेन ने कहा कि उसे स्वस्थ होना है, तो उन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया था। मून सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल करने की तुलना में स्वास्थ्य लाभ की इतनी कम अवधि कुछ भी नहीं थी। यह ऐसा था मानो भुगतान करने के लिए कोई कीमत ही न हो। उन्हें यह नहीं पता था कि ये ज़िवेन को वास्तव में गंभीर चोटें लगी थी और वह लगभग मर गई थी। यदि सेवन एब्सोल्यूट सिटी में अन्य आकस्मिक मुठभेड़ नहीं होती, तो शायद उसे ठीक होने के लिए हजारों वर्षों तक स्वस्थ रहना पड़ता। सदमे के बाद सबकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास थी। इस तरह की बात बहुत हास्यास्पद थी। एक स्वर्गीय गुरु और एक सम्राट के रूप में वे सभी अत्यधिक शक्तिशाली थे। अनगिनत साल पहले, अत्यधिक शक्तिशाली बनने से पहले, उन्होंने पहले ही अनगिनत चमत्कार कर दिए थे और उन्हें पौराणिक अस्तित्व के रूप में जाना जाता था। हालांकि इससे पहले कि वे दाव प्राप्त कर चुके थे। दाव प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच अंतर पता चल जाएगा। एक साधारण स्वर्गीय गुरु और चंद्रमा शहर के भगवान के बीच अंतर का उल्लेख नहीं किया गया है।
कई लोगों को पहले से ही संदेह था कि ये जिवेन मून सिटी लॉर्ड से सुरक्षित रूप से बच सकते हैं। मून सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल करने की बात तो दूर की बात है। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये बस एक मिथक था, एक मिथक जो स्वर्गीय स्वामी क्षेत्र से संबंधित था। हा, मार्शल मास्टर, मुझे लगता है कि आप भी पागल हैं। आप ऐसी बिना दिमाग वाली बातें कैसे कह सकते हैं? सिर्फ अपने आप से आप मून सिटी लॉर्ड को भी घायल कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? सुप्रीम बोन अचानक हंस पड़े। उनकी राय में यह एक संकेत था कि ये जिवेन ने उसकी जबरदस्ती के कारण अपना आपा खो दिया था। मून सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं। उसने ये क्यों नहीं कहा कि उसने मून सिटी लॉर्ड को मार डाला है? किसी भी मामले में ये सब बहुत हास्यास्पद था। वह जो चाहे डींगे हाँक सकता था। इस मुद्दे के संबंध में यहाँ तक कि मध्य स्वर्गीय मास्टर भी मदद नहीं कर सके, लेकिन एक संदिग्ध नजर प्रकट कर सके। यह अब ऐसा कुछ नहीं था जिसे केवल उच्च स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ने से समझाया जा सके। मून सिटी लॉर्ड उनके समान स्तर का अस्तित्व था। वह इतनी आसानी से कैसे घायल हो सकता है? सुप्रीम बोन के उपहास और हर किसी की संदिग्ध निगाहों के सामने ये जिवेन फिर भी इत्मीनान से कार्यक्रम स्थल के केंद्र तक चली गई। वह सबके ध्यान का केंद्र बन गए और उन्होंने कहा, बेशक मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है। हालांकि मैं इसे फिर से कहूंगा, आप जैसे बेकार व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। या तो मून सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल करने के लिए मैंने भी एक बड़ी कीमत चुकाई है। यही कारण है कि मैं इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ। इस मामले की जांच करना हर किसी के लिए बहुत आसान है। मुझे विश्वास नहीं है कि हमारा फॉर्चून गॉड राजवंश के पास शैतान युग में कोई गुप्त एजेंट नहीं है। जब तक हम अपने गुप्त एजेंटों को जांच के लिए जुटाते हैं, हम पता लगाने में सक्षम होंगे। मून सिटी लॉर्ड गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे ठीक करने के लिए निश्चित रूप से बड़ी संख्या में स्वर्गीय खजाने की आवश्यकता होगी। अगर हम इस दिशा में जांच करें तो स्वाभाविक रूप से हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। ये जिवेन ने पूरी गंभीरता से बात की और उनका लहजा आत्मविश्वास से भरा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने आखिरी मिनट में ऐसे शब्द कहे थे। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन असंभव। तुम ये कैसे कर सकते हो? सुप्रीम बोन ने अविश्वास से कहा। असल में उन्हें ऐसी किसी बात पर विश्वास ही नहीं था। यह विश्वास करने से बेहतर कुछ नहीं था कि मार्शल युग कल नष्ट हो जाएगा, जो इतना बेतुका है। उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि ये जिवेन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुमने ऐसा कैसे किया? तुम चाहते हो कि हम तुम पर विश्वास करें? शब्द, इसके बारे में सोचो भी मत। सुप्रीम बोन ने दांत पीसते हुए कहा। उसे ये जिवेन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने ये कैसे किया, यह मेरा रहस्य है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत है। ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। यदि आप जानना चाहते हैं कि यह सच है या नहीं, तो बस किसी को जांच के लिए भेजें। ये जिवेन ने इस सर्वोच्च हड्डी को उदासीनता से देखा। इस सर्वोच्च हड्डी ने बार बार उसके लिए चीजों को कठिन बना दिया था, जिससे वह उसे मारना चाहता था। सुप्रीम बोन ने उनसे धार्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सवाल नहीं किया। वह बस अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए ऐसा कर रहा था। ऐसा व्यक्ति संभवतः भविष्य में भी पर्दे के पीछे से परेशानी खड़ी करता रहेगा। ये जिवेन की बातें सुनकर कई लोग वास्तव में उस पर विश्वास करने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बात खोखले शब्दों में तो कही जा सकती थी, लेकिन असल में इसे साबित करना बहुत आसान था। ठीक उसी तरह जैसे राक्षसी युग ने फॉर्चून भगवान राजवंश में एक जासूस लगाया था, फॉर्चून भगवान राजवंश ने भी राक्षसी युग में एक जासूस लगाया था। ये बहुत सामान्य था और हर कोई इसके बारे में जानता था। बात सिर्फ इतनी थी कि कोई नहीं जानता था कि जासूस कौन था। भले ही राक्षसी युग में फॉर्चून गॉड राजवंश का जासूस बहुत ऊंचा न हो, ऐसी चीजों को सत्यापित करना वास्तव में बहुत सरल था।
कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। ये जिवेन इस बारे में तब तक झूठ नहीं बोलेगा जब तक कि वह पागल ना हो। सारी असंभव बातें सामने आ जाने के बाद बची हुई बातें सच ही हो सकती हैं, चाहे वे कितनी ही हास्यास्पद क्यों ना हो। हालांकि कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि ये जिवेन ने ऐसी उपलब्धि हासिल करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था। ये जिवेन के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करके ऐसी उपलब्धि हासिल करना बिल्कुल असंभव था। ये किसी काल्पनिक कहानी से अलग नहीं थी। ताकत में इतने अंतर के साथ भले ही मून सिटी लॉर्ड ने कोई घातक दोष प्रकट किया हो, ये तुरंत एक घातक जाल में बदल सकता है। घोड़े के अगले खुर खोने जैसी कोई बात नहीं थी। इसलिए उनकी राय में ये जिवेन ने प्राचीन युग से छोड़े गए किसी प्रकार के गठन, जादू या साधनों का उपयोग करने की संभावना थी। इस तरह वह मून सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल करने में कामयाब रहा, जिससे उसे अंत में स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिला। उनका अनुमान सत्य के करीब था। ये जिवेन ने वास्तव में मून सिटी लॉर्ड को हराने के लिए तावीज ताओ युग के खजाने का इस्तेमाल किया था। उसने स्थिति का फायदा नहीं उठाया था, बल्कि आखिरकार ऐसी उपलब्धि हासिल करने के लिए उसे खूनी संघर्ष से गुजरना पड़ा था। हालांकि यह उसका रहस्य था। वह सर्वोच्च पैतृक प्रतीक को उजागर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। यह उसका रहस्य था और उसे इसे दूसरों को समझाने की आवश्यकता नहीं थी। उपस्थित कितने साम्राज्यवासियों के पास अपने स्वयं के रहस्य नहीं थे, उसे यह कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अंत में ये कहा। इसका केवल एक ही कारण था, वो पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के पद के लिए लड़ना चाहता था। यदि वह पूर्वी साम्राज्यवादी बनना चाहता था तो ताकत, अनुभव और योगदान सभी अपरिहार्य थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके अनुभव की कमी थी। हालांकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे कोई ज्यादा फायदा था। ऐसे में वह केवल अपने योगदान पर ही भरोसा कर सकते थे। इससे पहले उन्होंने मध्य स्वर्गीय पूज्य को 7वें स्वर्ण युग को नष्ट करने में मदद की थी। वह केवल सहायताओं में से एक थी और यह उनके योगदान को अन्य सभी से आगे निकलने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस बार मून सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल करना उनकी योगदान पुस्तक में एक छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त था। ज्ञात हो कि यह मून सिटी लॉर्ड था। कुछ साम्राज्यवासियों को मारने की तुलना में उसे गंभीर रूप से घायल करना अधिक महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि कुछ साम्राज्यवासियों को मारने से बुनियादी अंतर नहीं बदल सकता था, लेकिन मून सिटी लॉर्ड जैसे शीर्ष रणनीतिक स्तर के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल करना एक लड़ाई के नतीजे को काफी हद तक बदलने के लिए पर्याप्त था। स्वाभाविक रूप से यह एक महान योगदान था। दुर्भाग्य से यह उसे नहीं मार रहा था, अन्यथा योगदान बहुत बड़ा होगा। जरूरत पड़ने पर ये जिवेन इस तथ्य को उजागर करने के लिए भी तैयार थे कि उन्होंने एक युग को नष्ट कर दिया है। इन चीजों की जांच करना आसान था। वे सभी ऐसे योगदान थे जिन्हें चाहकर भी नकारा नहीं जा सकता था। सब कुछ केवल पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए था। एक बार जब उन्होंने पद संभाला तो स्वाभाविक रूप से इससे कई लाभ होंगे। जब मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने ये जिवेन का स्पष्टीकरण सुना तो उसकी आंखों में एक संतुष्टि भरी दृष्टि चमक उठी। हालांकि उन्हें ये जिवेन पर संदेह नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा वेनेरेबल बोन ने पहले सोचा था। अगर ये जिवेन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत पेश नहीं कर सके तो कई चीजें परेशानी भरी हो जाएंगी। अब जब ये जिवेन ने ये कहा और जांच होने से नहीं डरे तो ये स्पष्ट रूप से सच था। इससे ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट के पद के लिए ये जिवेन की प्रतिस्पर्धा को भारी झटका लगेगा। इतने सारे लोगों के बीच जो पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में रुचि रखते थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि उनका कोई अपना ये पद ले सकता है। अब तक वह पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के मामलों का प्रभारी था। हालांकि ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती थी और अन्य लोग ऐसी स्थिति को लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रहने दे सकते थे। यदि ये जिवेन ने पद संभाला तो उनके लिए पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश का नेतृत्व करना भी एक अच्छी बात होगी। यह एक मदद होगी। अगर ऐसा है तो ये सचमुच सच है।
अचानक पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य ने कहा, लेकिन वह थोड़ा घबरा गई। जिन जासूसों को मैंने मून सिटी में दफनाया था, उनसे मिली जानकारी के अनुसार मैंने वास्तव में मून सिटी लॉर्ड को नहीं देखा था। मून सिटी लॉर्ड के स्वभाव के आधार पर यदि वह बच जाता तो वह निश्चित रूप से मून सिटी में वापस आ जाता। मैं बहुत था पहले तो मैं हैरान था, लेकिन अब मुझे इसका कारण समझ में आया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह अफसोस की बात है कि मैं उसे मार नहीं सका। ये जिवेन को पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य की सद्भावना महसूस हुई। वास्तव में पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य ने उनकी 2 बार मदद की थी। फुटनोट के रूप में वेस्ट हेवनली वेनेरेट के शब्दों के साथ, यदि वेनेरेबल बोन इधर उधर कूदना भी चाहे तो यह असंभव होगा। आखिरकार चाहे वह कितना भी अहंकारी और दबंग क्यों न हो, पश्चिम स्वर्गीय पूज्य के सामने वह कुछ भी नहीं था। ये जिवेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य बिल्कुल उदासीन थे, जैसे कि जिस व्यक्ति ने अभी अभी ये जिवेन के लिए बात की थी और एक संभावित विवाद सुलझाया था, वह नहीं थी। हर कोई अचानक अवाक रह गया, विशेषकर आदरणीय अस्थि। भले ही वह ये जिवेन से बेहद नफरत करता था, फिर भी वह कुछ भी नहीं कह सकता था। यदि वे पहले अभी भी संशय में थे, अब जब पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य ने ये जिवेन के शब्दों को सिद्ध कर दिया है, तो विश्वसनीयता बहुत अधिक हो गई है। यहाँ तक कि अगर उन्हें संदेह था, तो उन्हें ये जिवेन से दोबारा पूछताछ करने से पहले कम से कम तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि उन्हें सबूत न मिल जाए कि मून सिटी लॉर्ड घायल नहीं हुए थे। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसकी संभावना नहीं थी, क्योंकि ये जिवेन ने ऐसा कहने की हिम्मत की होगी क्योंकि वह आश्वस्त थे। वे वास्तव में संदेह के कुछ शब्दों के कारण ये जिवेन जैसे स्वर्गीय पूज्य को अंदर और बाहर से जांच नहीं कर सके। इससे अनिवार्यतः घबराहट पैदा होगी। जब सभी ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया, तो उनके दिलों में संदेह और भी गहरा हो गया, क्योंकि वे इस बात को लेकर और भी उत्सुक थे कि मून सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल करने के बाद ये जिवेन कैसे सुरक्षित बच सकते हैं। हर किसी के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि मून सिटी लॉर्ड निश्चित रूप से न केवल गंभीर रूप से घायल थे, बल्कि मृत्यु के कगार पर थे। कारण बहुत सरल था। मून सिटी लॉर्ड के चरित्र के आधार पर यदि वह वास्तव में मृत्यु के कगार पर नहीं था, तो वह ये जिवेन को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। वह ये जिवेन को केवल तभी जाने देगा जब उसके पास वास्तव में कोई ताकत नहीं बची होगी। ये जिवेन ने ये कैसे किया? वह किस प्रकार का तुरुप का पत्ता छिपा रहा था? बात सिर्फ इतनी थी कि इस बिंदु पर कई लोगों को अंततः ये याद आया कि वे शुरू से ही ये जिवेन के बारे में बहुत कम जानते थे, क्योंकि ये जिवेन का उदय बहुत तेजी से हुआ था। स्वर्गीय पूज्यों के लिए, जो अक्सर चीजों को हजारों वर्षों में मापते थे, ये जिवेन का उदय लगभग रातों रात हुआ था। ये जिवेन का नाम पहली बार पूरी दुनिया में फैला था। वास्तव में इसने स्वर्गीय गुरुओं को भी चिंतित कर दिया था जब उसने स्वर्ग को निगलने वाले दानव सम्राट का वध कर दिया था, जो पहले से ही स्वर्गीय स्वामी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। सभी ने सोचा था कि एक नया सदस्य उनके साथ जुड़ेगा। हालांकि इसके बजाय उसका वध कर दिया गया था। इसके अलावा उसका वध एक सम्राट लॉर्ड द्वारा किया गया था। इससे तुरंत अनगिनत स्वर्गीय आदरणीयों का क्रोध भड़क उठा। ये स्वर्गीय आदरणीयों के पूरे समूह के लिए एक उकसावे की बात थी। फिर वह बिजली की गति से स्वर्गीय आदरणीय बन गया और उसकी साधना का आधार रॉकेट की तरह बढ़ गया। स्वर्गीय पूज्यों के लिए ये केवल कुछ ऐसा था जो 10,000 साल से भी पहले हुआ था। इतने कम समय में इसे उनके रातों रात उभरने के तौर पर देखा जा सकता है। यह इतना तेज था कि वे तैयार नहीं थे और उनके पास ये जिवेन को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ठीक उसी तरह वह बिना थोड़ी सी भी सावधानी बरतते हुए उनके खेमे में घुस गया, पूरे रास्ते दौड़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मून सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल करने के लिए किस विधि का उपयोग किया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके पास कॉपर लॉर्ड जैसे शक्तिशाली छठे क्षेत्र के स्वर्गीय आदरणीय को हराने की ताकत थी। इसके अलावा उसने 10,000 साल से भी अधिक समय पहले स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। इससे कई स्वर्गीय पूज्यों को अचानक कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसे उन्होंने मूल रूप से अनदेखा कर दिया था।
ये जीवेन ने जो अद्भुत शक्ति प्रदर्शित की थी, उसके कारण वे ये भी भूल गए कि ये जीवेन 10,000 साल से भी अधिक समय पहले ही स्वर्गीय पूज्य बने थे। यदि वर्षों की इस संख्या को शामिल किया जाए, तो ये शिवेन ने जो ताकत और क्षमता प्रदर्शित की थी वह वास्तव में बहुत चौंकाने वाली थी। ये बिल्कुल अकल्पनीय था कि भविष्य में ऐसी महाशक्ति किस हद तक विकसित हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल थोड़े समय में ही हो सकता है। बेशक वे अभी भी नहीं जानते थे कि ये जीवेन के पास पहले से ही 7वें दायरे के बराबर युद्ध शक्ति थी, अन्यथा वे शायद पागल हो रहे होते। ये जीवेन इस बात का खुलासा करने से नहीं डरती थी। ये सच था कि जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ हवा से नष्ट हो जाएगा, लेकिन वह अब बड़ा हो चुका था। किस प्रकार की हवा उसे उड़ा सकती है? हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ट्रम्प कार्ड के रूप में अपनी 7वें दायरे की ताकत को छिपाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प था। इस समय एक और तुरुप का इक्का भविष्य में जीतने की अधिक संभावना हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। जहां तक बात है कि यह सच है या नहीं, मैं इसकी जांच करूंगा। इसके बाद आइए मून सिटी में सेना भेजने के मामले पर चर्चा जारी रखें। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने अंततः बात की और अंतिम निर्णय लिया। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।